हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2। तो बेटा जैसे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आवेश के बारे में डिस्कस कर लिया था, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या है। चार्ज जैसे मास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, फोर्स लगता है। उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जिसके डेवलप होने पर, जो हमेशा नहीं होती बॉडी के अंदर, जिसके बॉडी के अंदर डेवलप होने पर क्या लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, और इस चीज पर हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। तो हम लोगों ने क्या माना था कि जैसे आपका जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे अगर हम एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, उन प्रोटोनों पे हमने क्या माना था, पॉजिटिव चार्ज। और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या माना था हमने, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव क्यों है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये क्योंकि हमने देखा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक आपका ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर ये एटम आपका न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना इस पे नेगेटिव होगा उतना इस पे पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, ऐसा होगा। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ये सब ना हमने माना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रमाण नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। हम लोगों ने क्या किया कि हमने देखा कि दो जो चार्ज हैं वो दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। एक को हमने नाम दिया नेगेटिव, एक को नाम दिया हमने पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बाय कन्वेंशन हम लेते हैं। हम जैसे माना कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जो ये चार्ज है ना, इस चार्ज शब्द की जो खोज की थी वो की थी आपके डॉक्टर गिलबर्ट ने, विलियम गिलबर्ट थे। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने चार्ज शब्द की खोज की थी, आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, मतलब आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात ड्यूफे ने बताई थी। ठीक है, और आवेश के जो बीजगणितीय चिन्ह है, मतलब हमने जैसे पॉजिटिव पर प्लस का चिन्ह और नेगेटिव पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चिन्ह, जो आपके जो आवेश के बीजगणितीय चिन्ह है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये बॉडी उदासीन है, तो उदासीन होने का मतलब, उदासीन मतलब न्यूट्रल है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि इस बॉडी पर कोई चार्ज नाम की चीज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर बॉडी परमाणु से मिलकर बनी है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर कोई बॉडी उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। उसका मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी उदासीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं होने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ इस पे इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी उदासीन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कोई ये बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब क्या बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर जो प्रोटॉन की जो संख्या है, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित होने का मतलब क्या है कि इस बॉडी पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी आपकी विद्युत उदासीन है, ठीक है, कोई बॉडी आपकी क्या है, विद्युत, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है कि इस बॉडी पर क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा, तो ऋणावेशित होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स। धनावेश मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उदासीन होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सब आपको बेसिकली पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया, इस बॉडी को मैंने, जैसे मान लीजिए बॉडी आपकी उदासीन थी, तो उदासीन थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो ये सोचोगे कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज किया है तो इसका मतलब क्या होंगे कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज ऐड करे होंगे, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज क्या करे होंगे, ऐड करे होंगे, मतलब प्रोटॉन्स इस पर ऐड किए होंगे, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज बना होगा। अगर मैंने इस बॉडी को क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज किया है, तो इसका मतलब मैंने इस पर इलेक्ट्रॉन्स आर ऐड करे होंगे। ठीक है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाने पर हमने क्या किया होगा, इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाई होगी तब ये पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। ठीक है बेटा, हम प्रोटॉन को कभी भी मूव नहीं कराते। ठीक है, जो आप इसे रखना कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते हैं, प्रोटॉन को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका नाभिक है, परमाणु है, तो आप जानते हो परमाणु के अंदर जो केंद्रीय भाग वो नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के ही बराबर होता है, जो लगभग आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स गुना होता किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना ज्यादा होता है, 1837 गुना ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में प्रोटॉन एक भारी चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो प्रोटॉन को, तो आप ऐसे समझो जो चीज भारी होती है जिसका वो, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं इसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करना क्या बड़ा कठिन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना क्या बेटा आसान। एक तो ऐसे हो सकते हैं। दूसरा बेटा जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब इस नाभिक से प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, देखो विदाउट एनर्जी ना तो हम प्रोटॉन को मूव करा सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बट प्रोटॉन जो है ये नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, और नाभिक के अंदर जो ये बंधे हुए होते हैं ये किस फोर्स से बंधे हुए हैं, न्यूक्लियर फोर्स से। किस फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से। अगर मुझे इस प्रोटॉन को इससे अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, जो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो ये प्रोटॉन को जो निकालना ये सामान्यतः नहीं होता। प्रोटॉन को निकालने का पर्पज केवल लेबोरेटरी में ही किया सकता है, हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नेवर भी ट्रांसफर, इनको हम कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सबसे शक्तिशाली फोर्स। ठीक है, जितने भी अपने नेचर में जितने भी फोर्स मिलते हैं, तो नेचर में आपको, जैसे आपको पता होगा कि नेचर में अपने 4 टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और क्षीण बल। तो इन सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है, आपका नाभिकीय बल होता है। और नाभिकीय बल मतलब जिस बल से नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं वो होता है नाभिकीय बल। अब इस बल, ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बहुत शक्तिशाली फोर्स से बंधे हुए हैं, तो इस प्रोटॉन को इस नाभिक से निकालना इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, इतनी एनर्जी जनरली पैदा नहीं होती। अगर आप एक प्रोटॉन को निकालना चाहोगे तो एक प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो उसके संग जैसे आपको एक पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27। अगर मुझे प्रोटॉन को निकालना है तो एक प्रोटॉन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एनर्जी में। तो एक प्रोटॉन के संग जो एनर्जी होगी, अगर आप E = mc² वाले फॉर्मूले से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इतनी एनर्जी
ऐसा कह सकते हो कि ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है सामान्यतः देने के लिए। तो इसलिए प्रोटॉन को हम कभी भी नाभिक से निकाल नहीं सकते। जनरली अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हमें नाभिक से निकालना तो हमें लेबोरेटरी में ही वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके दिमाग में बेटा एक चीज हो जानी चाहिए सेट, कि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, प्रोटॉन कभी भी आने जाने का काम नहीं करते। केवल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, ये इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर लगने वाले नाभिकीय बल से बहुत ही कमजोर होता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी इसको प्रोवाइड कराते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। तो बेटा जो स्थानांतरण का काम करते हैं, जो आने जाने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। प्रोटॉन कभी भी आने जाने का काम नहीं करते। तो इसलिए हम प्रोटॉन को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए। केवल कौन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछ जाए कि इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो बेटा ध्यान रखना, प्रोटॉनों का स्थानांतरण विद्युतीकरण के लिए, आवेश उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेश पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। अगर मुझे किसी वस्तु को आवेशित करना है तो मुझे किसका स्थानांतरण करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण करना पड़ेगा। प्रोटॉनों का स्थानांतरण मैं कर नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल इस चीज को अपने माइंड में सेट करना कि प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होंगे। स्थानांतरित कौन होंगे, स्थानांतरित होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन स्थानांतरित होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आवेशन का कारण क्या है, आवेशन का कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेशन कारण है। अब जैसे यहाँ पर आप कह, तो यहाँ पर ठीक है, अगर हम देखें तो देखो बेटा ये आपकी उदासीन थी, अब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस वस्तु से आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हाँ बेटा, तो अगर मुझे इसे पॉजिटिवली आवेशित करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या कर दे, निकाल, इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने पर क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो वही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। तो बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के निकलने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसी वस्तु को क्या करना, ऋणावेशित करना, क्या करना, ऋणावेशित करना है, तो इसको क्या कर दें, अगर मुझे ये ऋणावेशित करनी है तो ऋणावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये वस्तु क्या हो गई, धनावेशित, ये वाली। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या हो जाएगी, ये ऋणावेशित। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो बेटा तो किसी वस्तु के धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, तो किसी वस्तु को अगर मुझे धनावेशित करना है तो धनावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का आना ऋणावेशित होना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना धनावेशित होना। ठीक है, तो स्थानांतर मतलब आने और जाने का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, प्रोटॉन कभी आने जाने का काम नहीं करते। तो एक खूबसूरत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है, किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही किसी पिंड के आवेशित होने का कारण है। केवल आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी है, आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही उत्तरदायी है। प्रोटॉनों का स्थानांतरण उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन को कभी भी हम निकाल नहीं सकते सामान्यतः। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है बेटा। तो अब देखो आपको जैसे पता है कि दो प्रकार के अपने आवेश हो गए, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। तो किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए, ठीक है, अब ये आवेश नाम की चीज किस पे लाई जाती है? और वस्तु पर। किस पे लाई जाती है? वस्तु पर। अगर मुझे किसी वस्तु को धनावेशित करना है, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए, धनावेशित करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलना धनावेशित होना, और किसी पिंड का धनावेश होना इलेक्ट्रॉन का निकलना, और ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉन का आना। क्या होना बेटा? ऋणावेशित होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर क्या होगी वस्तु? धनावेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन के आने पर क्या होगी? ऋणावेशित होगी। तो इलेक्ट्रॉन ही केवल उत्तरदायी हैं वस्तु के आवेश होने पर। तो दो तरह के चार्ज हो गए हमारे पास। अब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितने प्रकार का आवेश हो सकता है? दो प्रकार। जैसे ये वस्तु है, इस पर कितने प्रकार का आवेश संभव है? दो प्रकार का। या तो ये वस्तु क्या हो सकती है? धनावेशित, अगर इसे, या ये वस्तु क्या हो सकती है? ऋणावेशित। ठीक है, ये वस्तु या तो धनावेशित या ऋणावेशित। तो बेटा अगर मान लीजिए कोई दो वस्तु है ए और बी, ठीक है, किसी वस्तु ए पर पॉजिटिव चार्ज है और किसी वस्तु बी पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको पता है कि जैसे समान जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एक जैसे आवेश क्या करते हैं? ठीक है, अगर किन्हीं दो वस्तुओं पर एक जैसा आवेश है तो, ठीक है, तो एक जैसे आवेशों का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण या रिपल्सन, सॉरी आकर्षण। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। और जो विपरीत प्रकार के आवेश थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके मध्य क्या होता? आकर्षण। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं सजातीय आवेश। तो आप कह सकते हो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। सजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सजातीय आवेशों का मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जो आपके ये विजातीय आवेश है, मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश है, इन पर क्या होता है? इनके मध्य क्या होता? आकर्षण। आपको ये पता होना चाहिए। अब छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की जो वैल्यू हम मानते हैं वो कितने मानते हैं? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कैसा मानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर आपसे कोई कहे कि आवेश की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता? आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर आपसे कोई कहे कि मास ऑफ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको बताना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने थोड़ी सी डिस्कस की हैं आवेश से रिलेटेड। अब बेटा अब अपनी जो नेक्स्ट टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो ये आवेश नाम की चीज है इसको हम पैदा कैसे करते हैं। ठीक है, आवेश किस तरीके से पैदा होता है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक डिस्कस और कर लेता हूं बेटा, जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मास और चार्ज के बीच में। ठीक है, चार्ज और मास के बीच में आप देख रहे हो कि दो प्रॉपर्टी हमें फोर्स लगाने की मिली। ठीक है, हम अगर हमसे कोई कहे कि मास और चार्ज, मतलब द्रव्यमान और आवेश में क्या समानताएं हैं, तो समानताएं क्या बेटा? ठीक है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है फोर्स की, कौन सी फोर्स की? ग्रेविटेशनल फोर्स की। उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है किसकी की? फोर्स की। ठीक है, अब एक चीज और बेटा, मास के साथ अगर किसी वस्तु का मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि उसके चार्ज पर चार्ज बढ़ेगा घटेगा। देखो अगर मान लिया कैसे कोई ये कोई पिंड है ए, ठीक है, इस पिंड पर मैंने कुछ मास ऐड कर दिया बी। अगर मैं इस पिंड पर कुछ मास बी ऐड करता हूं तो इस पर चार्ज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये हम कह नहीं सकते। इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये डिपेंड करेगा कि इस बॉडी पर आवेश है या नहीं है। ठीक है, तो मास के साथ चार्ज हमेशा रिलेटेड नहीं है, बट चार्ज के साथ अगर किसी वस्तु पर, अगर कोई वस्तु चार्ज हो रही है, मान लिया कोई वस्तु ए है, इसको मैं चार्ज करता हूं तो इसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ठीक है, इसके मास में कोई परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? तो बेटा मास में जरूर परिवर्तन आएगा। ठीक है, मास में चेंज होने पर चार्ज पर कोई परिवर्तन आए ये कोई जरूरी नहीं है, बट चार्ज होने पर बॉडी के मास पर जरूर फर्क पड़ता है। मतलब किसी वस्तु के धनावेशित होने पर उस पिंड के द्रव्यमान पर फर्क पड़ता, किसी पिंड के आवेशित होने पर उस पिंड पर के द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने धनावेशित किया और मान लीजिए इस वस्तु को मैंने ऋणावेशित किया। कोई ये वस्तु ए है, ठीक है, ये आपकी वस्तु ए है, इस वस्तु ए को मैं क्या कर रहा हूं, इस वस्तु ए को मैं धनावेशित कर रहा हूं या ऋणावेशित कर रहा हूं। तो बताओ इस पिंड के इस एक पिंड के द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि चार्ज, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या किसी पिंड को आवेशित करते हैं तो किसी पिंड के आवेशित होने पर मास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का हमें डिस्कस करना है। क्लियर? अब बेटा एक चीज देखो, अगर इस वस्तु ए को मैंने धनावेशित किया तो धनावेशित कब होगी कोई वस्तु? बताओ। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। धनावेशित होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। हमें कहेंगे अगर कोई पिंड धनावेशित हो रहा है तो इसका मतलब उस पिंड से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? चार्ज के साथ हमेशा मास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आवेश चार्ज के साथ हमेशा क्या होगा? मास एग्जिस्ट करे, क्योंकि चार्ज कब आया? जब इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो बट मास के साथ हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इस वस्तु के धनावेश होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, चार्ज नाम की चीज हमेशा किसके पास होती है? द्रव्यमान के साथ। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर चार्ज, इसके मतलब उसके पास द्रव्यमान भी है। ठीक है, मास और हम चार्ज के साथ हमेशा मास का रिलेशन होगा, मास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के पास तो मास नाम की चीज है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब क्या? मास का कम होना, मास का कम होना। तो बेटा अगर हम इस वस्तु को धनावेशित करेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु के धनावेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? द्रव्यमान जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब द्रव्यमान उसका कम हो रहा है। तो बेटा किसी वस्तु के धनावेशित होने पर द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहेंगे अगर हम किसी पिंड को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, अगर मैं किसी पिंड को ऋणावेशित करूं तो ऋणावेशित होने का मतलब क्या है? ऋणावेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर या इलेक्ट्रॉन के आने पर ही क्या होगी? कोई वस्तु ऋणावेशित होगी। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या? द्रव्यमान भी जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका मास बढ़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु को हम धनावेशित करने का मतलब, धनावेशित, अगर कोई पिंड धनावेशित हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है? उसका द्रव्यमान घट रहा है। अगर कोई पिंड क्या हो रहा है बेटा? आपका ऋणावेशित हो रहा है। क्या हो रहा है? ऋणावेशित हो रहा है। तो ऋणावेशित होने का मतलब क्या है? उस पिंड का द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो धनावेशित होने पर किसी पिंड का द्रव्यमान कम होता है और ऋणावेशित होने पर किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज के साथ मास हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट मास के साथ हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखना बेटा। अब एक चीज, थोड़ा सा एक रिलेशन और बता देता हूं बेटा। अगर, ठीक है, जो किसी बॉडी का जो मास है, एक होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे कह सकते हो कि चार्ज जो, अगर हम कोई बॉडी मूव करती है, कोई बॉडी मूव करती है, मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, तो गतिशील वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बदलता है। गतिशील क्यों? ठीक है, एक रिलेशन दिया आइंस्टीन साहब का, एक रिलेशन है, किसी वस्तु का मास उसके वेग के साथ क्या होता है? संबंधित होता है। तो बेटा किसी गतिशील पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो निम्न फॉर्मूले से दिया जाता है। आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान उसके वेग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो m = m0 1 - v²/c²। अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? बदलेगा। और किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदलेगा? ये, ठीक है, m है गतिशील, ठीक है, पिंड का गतिक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? गतिक द्रव्यमान। मतलब जब पिंड गति कर रहा है तो उस पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो ये m होगा। m0 क्या होगा? m0 है पिंड का
रेस्ट वाला द्रव्यमान, मतलब जब पिंड गति नहीं कर रहा, रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में, तो उस समय जो पिंड का द्रव्यमान है वो एम नॉट है। वी क्या, पिंड का वेग, पिंड कितने वेग से गति कर रहा है, सी क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। तो वेग के साथ क्या होता, पिंड का द्रव्यमान भी चेंज होता। अगर कोई पिंड वी वेग से गति कर रहा तो उसका द्रव्यमान इस तरह परिवर्तित होगा, मतलब वी वेग के साथ अगर, ठीक है, इस तरह से होगा। अब मान लीजिए किसी पिंड का वेग, ठीक है, अब एक चीज देखो, अब v की वैल्यू ज्यादा होगी, v की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, समझना ध्यान से बेटा, गतिशील पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा या कम होगा, मेरा डिस्कशन इस पर है। अगर v, मान लीजिए अगर v बड़ा होगा, ठीक है, v ज्यादा होगा, तो ये वाली चीज क्या होगी, v जितना बड़ा होगा ये वाली चीज उतनी ही बड़ी होगी, ये वाली चीज जितनी बड़ी होगी तो ये वाली चीज क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी, और ये चीज जितनी छोटी होगी ये चीज क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका मतलब वेग बढ़ने का मतलब क्या है, पिंड का द्रव्यमान बढ़ना। अगर किसी पिंड का वेग बढ़ रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो गतिक पिंड का द्रव्यमान उसके रेस्ट द्रव्यमान से क्या होता है, ज्यादा होता। बट सामान्यतः जो वी है, जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में किसी पिंड को गति करते हुए देखते हैं, उनका वेग क्या होता है, उनका वेग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। तो जो v की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरी 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 लेस देन क्या होती है, c होती है। तो v की वैल्यू c से बहुत कम होने के कारण v बटे c का जो अनुपात है वो क्या होगा, लगभग जीरो होगा। तो लगभग जीरो होने के कारण m की वैल्यू क्या होती है, लगभग m नॉट होती है। तो इसलिए हमें अपनी रियल लाइफ में गतिक पिंड का द्रव्यमान उसके रेस्ट द्रव्यमान के बराबर दिखाई देता है, उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। अगर हम ऐसी वस्तु की बात करें जिसका वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग के बराबर, अगर मान लीजिए v अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, c के बराबर है। अगर v की वैल्यू c के बराबर हो गई तो c, तो v के, अगर मैं v की जगह रख दूं, यहाँ पे c रख दूं, तो c स्क्वायर बटे c स्क्वायर, तो 1 - 1 0, तो m नॉट बाई जीरो, m नॉट बाई जीरो मतलब नॉट डिफाइंड टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, पिंड अनंत द्रव्यमान का हो जाएगा। अगर कोई पिंड प्रकाश के वेग से गति करे तो उसका गतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो मतलब मास, मास जो है, मास एक वेरिएंट प्रॉपर्टी है, वेरिएंट मतलब जो परिवर्तित हो सकती है किसके साथ, वेग के साथ, ठीक है। बट जो आपकी आवेश है, आवेश एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंट मतलब अचर, जो बदल नहीं सकती, ठीक है। किसी पिंड, अगर कोई पिंड गति कर रहा है, अगर कोई पिंड रेस्ट में है, उस पर कितना आवेश है, q, और वो पिंड क्या करें, v वेग से गति करे तो भी उस पर आवेश क्या रहेगा, q ही रहेगा, उस पिंड का आवेश चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, किसी पिंड के गति करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान m इक्वल टू एम नॉट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वेशन द्वारा दिया जाता है। बट किसी पिंड का आवेश गति के साथ संबंधित नहीं होता, किसी पिंड का आवेश गति के अनुसार बदलता नहीं है। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गतिक आवेश एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, जो कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं होती वेलोसिटी के साथ, जबकि मास एक वेरिएंट प्रॉपर्टी है, चर प्रॉपर्टी है, जो बदल सकती है किसके साथ, वेग के साथ, ठीक है। तो यहां तक की जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं बेटा, ये नोट कीजिए, ठीक है, नोट करो जल्दी अपने वर्डिंग में। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आवेशन की विधियां, मतलब किसी पिंड को हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे आप, कोई पिंड आवेशित कब होगा, कोई पिंड आवेशित कब होगा, कोई पिंड आवेशित जब होगा जब उस पिंड से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ही केवल किसी पिंड के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और चीज किसी पिंड के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसी पिंड के आवेशित करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन उसको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब किसी पिंड को आवेशित करने की बहुत सी विधियां बेटा, अपने सिलेबस में जो जिन विधियों का डिस्कशन किया गया, 3 विधियों का डिस्कशन किया गया है, हम उन तीनों विधि को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आवेशित, किसी पिंड को आवेशित करने की 3 विधियां आपके सिलेबस में, एक है आपकी घर्षण विधि, घर्षण विधि, ठीक है। हम 3 विधियों को डिस्कशन करेंगे, किसी पिंड के आवेश होने के लिए 3 विधि। एक तो आपकी घर्षण विधि, जिसे बोलते हैं हम फ्रिक्शन मेथड, इंग्लिश में फ्रिक्शन मेथड। दूसरी आपकी चालन विधि,
चालन विधि, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक है, और तीसरी आपकी प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो किसी पिंड को अगर हमें आवेशित करना है, तो किसी पिंड को आवेशित करने का मतलब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इस तरह की कितनी विधि है आपके पास? 3 विधि है, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो एक एक करके बेटा हम तीनों विधियों का डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं घर्षण विधि। ठीक है, इस घर्षण विधि को आप थोड़ा सा पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। घर्षण विधि क्या बेटा कि देखो एक्चुअल में एक टर्म होती है कार्यफलन, घर्षण विधि। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो घर्षण विधि क्या है? एक चीज होती है आपकी कार्यफलन, जैसे आप ये चीज बाद में जाकर पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं, कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन क्या बेटा? जैसे ऐसे समझो कि ये आपका कोई परमाणु है। ठीक है, अभी तो आपने शायद केमिस्ट्री में 11th क्लास में ये टर्म सुनी भी होगी, कार्यफलन। जैसे आपका ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या बना हुआ? नाभ के बल से बना हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन नाभ के बल से बना हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऊर्जा है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकाल पाऊंगा इलेक्ट्रॉन? ठीक है, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों क्या लगा रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ना इस नाभिक के साथ बंधा हुआ है, कौन से बल से बंधा हुआ? विद्युत बल से बंधा हुआ है। तो अगर आप इस सिस्टम की एनर्जी कहो तो ये नाभिक ना इस समय ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर एक तरीके से समझो कि स्थायी अवस्था में है। ठीक है, अगर मुझे इसको अस्थायी अवस्था में, ऐसा मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी का जो ग्राफ होता है, जैसे आपको थोड़ा सा 11th में कहीं डिस्कस होगा ऐसे। ठीक है, अगर आपको जैसे एनर्जी जितनी कम एनर्जी होगी, स्थायित्व क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी कम है तो स्थायित्व क्या है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्थायी साम्यावस्था। और ये कौन सी आपकी? अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई बॉल रख दो तो इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफर इधर उधर करता हूँ तो ये बॉल क्या करती है? वापस अपनी इसी अवस्था पर आने की कोशिश करती है। तो ये इसकी स्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था पर क्या होती है? एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बढ़ूँ तो एनर्जी क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या अपनी न्यूनतम एनर्जी पर है। ठीक है, स्थायी अवस्था में है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना है तो डिस्टर्ब करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। बोलो देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस नाभिक से निकालना है, या समझो कि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे अस्थायी अवस्था में ले जाना है, इसको निकालना है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक से निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कुछ ना कुछ ऐसी फिक्स अमाउंट होती हैं कि इतनी एनर्जी लेने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूनतम एनर्जी, जो न्यूनतम ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के प्रभाव से निकालने के लिए, हटाने के लिए चाहिए। ठीक है, जो न्यूनतम एनर्जी, जो कम से कम ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के प्रभाव से हटाने के लिए जो मुझे देनी पड़ेगी, जो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, बेटा वो एनर्जी क्या कहलाती है? कार्यफलन। ठीक है, तो कार्यफलन क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे यदि मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूं, इस नाभिक को दे दूं या इस परमाणु दे दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस नाभिक से बाहर, इस नाभिक के प्रभाव से हट जाएगा और परमाणु से बाहर आ जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए, नाभिक के प्रभाव से हटाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बेटा वो एनर्जी क्या कहलाती है? आपकी कार्यफलन। ऐसे समझो आप। ठीक है, तो अब ये जो कार्यफलन है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? मटेरियल की। किसी मटेरियल के पास कार्यफलन ज्यादा होता है, किसी मटेरियल के पास कार्यफलन
कम होता है। जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हर वस्तु का कार्यफलन क्या है, अलग अलग होता है। हर वस्तु का कार्यफलन क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्लास की रॉड है, प्लास्टिक की रॉड है, समझाने के लिए ना, ये मान लीजिए ग्लास की रॉड है और ये प्लास्टिक की रॉड है, तो इसका कार्यफलन क्या होगा, अलग, इसका कार्यफलन क्या होगा, अलग। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ अलग मात्रा की एनर्जी चाहिए, बाहर निकलने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ अलग मात्रा की एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने कहा इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लीजिए, ठीक है, मुझे इसके इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने चाहिए, मान लीजिए 100 जूल, और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 500 जूल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने रब्ड किया, तो रब्ड करने पर क्या होगा, घर्षण के कारण क्या होगी, इस सिस्टम की एनर्जी कुछ बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मैं रगड़ता जाऊंगा इस सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, समझो बढ़ती हुई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, तो धीरे धीरे जब एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 100 जूल, तो 100 जूल होने पर इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस लायक हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस छोड़ सके। तो क्या होगा, उसका इसका इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर, क्योंकि संपर्क में, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलकर, इससे निकलकर इसके अंदर ऐसे कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। आप ऐसे मानो, जब इसका इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर क्या हो गया, एंटर कर गया, तो ये वस्तु कैसे हो गई, धनावेशित, और ये वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। तो इसका मतलब ये कम कार्यफलन वाली है और ये अधिक कार्यफलन वाली है। तो कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला गया, अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना, जो आवेश नाम की चीज है वो तो कभी ना तो पैदा किया जाता है ना ही कभी नष्ट किया जाता है, आवेश केवल स्थानांतरित होता है। तो इसलिए आवेश स्थानांतरण के कारण, ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम के को ओबे रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से निकल के इसमें आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एक वस्तु धनावेशित हो गई, एक वस्तु ऋणावेशित। तो बेटा आपकी घर्षण विधि क्या है, तो घर्षण विधि क्या है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु मतलब किस वस्तु से, जिसका कार्यफलन कम है। जैसे मान लीजिए आपको समझाने द्वारा बता देता हूं, जैसे ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, इसका कार्यफलन कितना, 100 जूल। 100 जूल का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए मुझे, 100 जूल। अगर मैं 100 जूल एनर्जी दे दूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए, 500 जूल। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि कार्यफलन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, तो इसका कार्यफलन 100 जूल है, इसका कार्यफलन 500 जूल है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 जूल। इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 500 जूल। तो क्या होगा, जब मैं इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ूंगा तो रगड़ने पर क्या होगी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, तो उस एनर्जी के कारण क्या होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, रगड़ने पर एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस 100 जूल अमाउंट की एनर्जी बढ़ के, जीरो से बढ़ के एनर्जी कितने अमाउंट की हो जाएगी, 100 जूल की हो जाएगी। जैसे 100 जूल की एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस ए को छोड़ के किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। तो ए के छोड़े मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इलेक्ट्रॉन का निकलने पर ये ए वाली बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, उत्तरदायी, क्योंकि इसको तो निकल, ये इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितने चाहिए, 500 जूल, जो पहुंची नहीं है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें निकल गया, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ठीक है, तो ये जो विधि आपकी ये कहलाती है घर्षण विधि। ठीक है, तो बेटा सुनो, घर्षण विधि क्या है, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, और देखो ये जो मेथड है ना, मेनली कुचालक वस्तुओं के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि चालक में तो क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब चालक में आवेश फ्लो कर जाता है, तो चालक में हम ये सामान्यतः रुक नहीं पाएगा ना आवेश। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसका हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी ये समझो कि ये जो मेथड है मेनली किसके लिए, कुचालक वस्तुओं के लिए। तो आप ऐसे समझो कि जब हम दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण कम कार्यफलन वाली वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित, और अधिक कार्यफलन वाली वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो इस प्रकार आवेश पैदा करने की यह विधि क्या कहलाती है, आपकी घर्षण विधि कहलाती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा घर्षण विधि क्या है। अब देखो, अब हमने कुछ, जैसे आपको मैंने समझाने के लिए ये चीज बताई, जैसे हमने गिलास की रॉड को मान लीजिए प्लास्टिक की रॉड के साथ रबड़ किया था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो जब मैंने गिलास की रॉड को प्लास्टिक की रॉड के साथ रबड़ किया तो मैंने कहा था गिलास की रॉड पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक की रॉड पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक, गिलास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। ठीक है,
इस तरीके से हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास की रॉड कम कार्यफलन वाली और ये प्लास्टिक रॉड क्या है, अधिक कार्यफलन वाली। तो ये क्या गई आपकी घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न की विधि हो गई। ठीक है, अब देखो, अब कौन सी वस्तु पर रगड़ने पर कौन सा आवेश आएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज बनाई हुई है। आप थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए हम ना एक साइन कन्वेंशन लेते हैं कि आप ना अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि हम गिलास रॉड को किसी के साथ भी क्या करें, रबड़ करें। तो मैंने एक सिस्टम बना लिया अपने माइंड में कि यदि मैं गिलास रॉड को किसी के साथ भी रबड़ करूंगा तो गिलास रॉड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव वाली, और दूसरी क्या रहेगी, नेगेटिव वाली। ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया कि भाई क्योंकि आवेश दो तरह के माने गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं गिलास की रॉड को किसी के साथ भी रबड़ करूंगा तो गिलास की रॉड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव आवेश वाली, और दूसरी क्या होगी आपकी, नेगेटिव वाली। और दूसरा मैंने क्या बनाया कि अगर मैं प्लास्टिक को किसी के साथ भी रबड़ करूंगा, रबड़ का मतलब रगड़ूंगा, ठीक है, रबड़ करूंगा, तो प्लास्टिक की रॉड पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, और दूसरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये माइंड में रखकर मैंने एक सीरीज बनाई। ठीक है, मैंने कहा सीरीज में मेरा पहले क्या, ग्लास रॉड, और सबसे लास्ट में मैंने क्या रख दी, प्लास्टिक। ठीक है, अब बीच में जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड, एक आपकी फर, एक आपकी ऊन, मान लीजिए सिल्क, ठीक है, इस तरीके से सिल्क और एबोनाइट, मोम, वैक्स। ठीक है, एक ये सीरीज बना ली मैंने। अब इस सीरीज में मैंने कहा जो पहले आएगा, इस सीरीज में जो पहले आएगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद में आएगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ध्यान रखना कि गिलास रॉड को अगर मैं क्योंकि सीरीज में सबसे पहले क्या रहा, ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड को मैं किसी के साथ भी रबड़ करूंगा तो ग्लास रॉड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक को अगर मैं किसी के साथ भी रबड़ करूंगा, क्योंकि सीरीज में लास्ट में ले रहा हूं मैं से, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस सीरीज का ध्यान रखना। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि गिलास रॉड को, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि मैं गिलास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ूंगा, क्या रख दूंगा, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ूंगा, तो बोलो गिलास रॉड पे क्या आएगा और सिल्क पर क्या आएगा। तो मैं कह रहा हूं इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ूंगा तो मैंने आपको क्या दिया कि ग्लास पे क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं मैं फर है, ठीक है, फर को अगर मैं सिल्क के साथ या एबोनाइट की रॉड ले लो, ठीक है, एबोनाइट की छड़ के साथ अगर मैं रगड़ूं तो बोलो फर पे क्या आएगा और एबोनाइट पे क्या आएगा। तो आप बताएं सीरीज में फर पहले और एबोनाइट बाद में है, तो फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट पे क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं ऊन के साथ रगड़ूं एबोनाइट को तो ऊन पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं जैसे हम कंघी करते हैं, बालों पे कंघी करते हैं, तो कंघा कैसा होता है, प्लास्टिक का। अगर मैं बालों पर कंघी करूं प्लास्टिक के कंघे के साथ, तो प्लास्टिक के कंघे पर कौन सा आवेश आएगा और बालों पर कौन सा आएगा। तो मैंने क्या बताया सीरीज में, प्लास्टिक पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं बालों के साथ रगड़ूं तो सूखे बालों पर क्या आएगा, पॉजिटिव, सूखे बॉल पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पे क्या आएगा बेटा आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, प्लास्टिक पर नेगेटिव, और इस सीरीज में जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव और बाद में जो आएगा उस पर नेगेटिव आएगा। तो रगड़ने पर किस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा उसका पता आप इस सीरीज से कर सकते हो। और ये विधि कौन सी आपकी, घर्षण विधि। यहां तक की चीज को आप क्या करो, नोट करो। हाँ बेटा, तो ये हमने घर्षण विद्युत डिस्कस की। देखो एक होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होती है, आप ऐसे समझो कि घर्षण किसी वस्तु के घर्षण मतलब घर्षण द्वारा क्या हो रहा है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो रही हैं। तो आवेशित होने का मतलब क्या, विद्युत में होना। तो बेटा किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं हम, घर्षण विद्युत। ठीक है, तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण विद्युत क्या, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, आपकी घर्षण विद्युत कहलाती है। आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये आपका घर्षण विधि हो गया। अब आपकी जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका चालन विधि, चालन मेथड पढ़ते हैं हम, है चालन विधि। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, घर्षण विधि द्वारा मेनली हम कैसी वस्तुओं को आवेशित करते हैं, कुचालक वस्तुओं को। किस वस्तुओं को, कुचालक वस्तुओं को ही आवेशित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी कौन सी विधि, चालन विधि, कंडक्शन मेथड।
चालन विधि। चालन विधि क्या बेटा? ठीक है, ये जो विधि है वो मेनली चालक वस्तुओं के लिए है। ठीक है, चालन विधि क्या है कि ऐसा समझो कि जब एक आपके पास एक आवेशित वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए कोई आवेशित रॉड है ए, ठीक है, जिस पर मैं मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्थानांतरित क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। बट हम जब किसी पर बस आवेश देते तो हम कहते हैं कि धनावेश इस पर चला गया, ये हमारे कॉमन भाषा में है। ध्यान रखना, बोलने को हम कॉमन भाषा में ये कहते हैं कि पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव ले लिया, बट रियलिटी में पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ दी नहीं जाती। रियलिटी में क्या दी जाती है, इलेक्ट्रॉन, और दिए जाते इलेक्ट्रॉन लिए जाते, बट बोलने को हम अपनी कॉमन भाषा में ये शब्द यूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई रॉड है ए, ठीक है, ये आपकी धनावेशित वस्तु है, ठीक है, और ये आपकी कोई उदासीन वस्तु है बी, उदासीन, ठीक है, उदासीन वस्तु बी है। अब मैंने क्या किया, इस धनावेशित वस्तु ए को, इस धनावेशित वस्तु ए को इस उदासीन वस्तु बी के साथ, इस उदासीन वस्तु बी के साथ क्या कर दिया, संपर्क में ले आया। ठीक है, इस धनावेशित वस्तु को मैंने क्या किया, उदासीन वस्तु बी के साथ संपर्क में ले आया। तो जैसे मैं इस धनावेशित वस्तु ए को उदासीन वस्तु बी के साथ संपर्क में लाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, इस उदासीन वस्तु बी पर भी क्या आ जाएगा, कुछ आवेश आ जाएगा। तो अब मैं अगर इन दोनों को अलग कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर हम बोलेंगे क्या, यहां पर हम ये बोलेंगे कि जब मैंने एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाया, एक आवेश वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाया, तो आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु को स्थानांतरित हो गया। मतलब ये आवेश, मैंने ये पॉजिटिव आवेश यहाँ से यहाँ पर चला गया, बट वास्तव में पॉजिटिव आवेश नहीं गया। वास्तव में क्या होगा कि जब मैं इस आवेशित वस्तु ए को किसी उदासीन वस्तु बी के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा तो कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा, कांटेक्ट में लाने पर इस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर कुछ, इधर दोनों हैं, इसमें उदासीन वस्तु होने का मतलब ये थोड़ी कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी, बट आने जाने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, जैसे मैंने इस उदासीन वस्तु बी को आवेशित वस्तु ए के साथ कांटेक्ट में लाया तो यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या हो गए, इसमें स्थानांतरित हो गए। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी और इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगा, कम होने लगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मैंने टच किया, संपर्क में लाया, तो संपर्क में लाने पर उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे किसमें, आवेशित वस्तु में। तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है और इधर पॉजिटिव आवेश घट रहा है। तो जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। तो बोलने को हम कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि यहाँ से आवेश इधर को स्थानांतरित हो गया, बट वास्तव में क्या स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का इस तरीके से स्थानांतरण संपर्क में आने पर कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि। तो चालन विधि क्या होती है बेटा, जब एक तो हम कैसे बोलेंगे इसको, जब एक आवेशित वस्तु को किसके साथ, उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं तो आवेश, आवेशित वस्तु से ऐसे कह सकते हो, आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु को स्थानांतरित हो जाता है। बोलने को अपनी भाषा में बोल देते हैं, बट कॉमन आप समझ गए हो कि एक्चुअल में क्या स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है एक वस्तु से वस्तु। तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, या आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु को स्थानांतरित हो जाता है। तो आवेश स्थानांतरण की यह विधि क्या कहलाती है, आपकी चालन विधि कहलाती है। तो चालन विधि द्वारा हमने इस तरीके से कर लिया, वस्तुओं को आवेशित कर लिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, चालन विधि द्वारा हम एक वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु को स्थानांतरित नहीं कर सकते, और इन दोनों के मध्य आवेश का स्थानांतरण हमेशा नहीं होगा। एक टर्म होती है विभव, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हमेशा नहीं होगा,
या तब तक नहीं होगा जब तक दो आवेश समान है, ऐसा नहीं है। आवेश स्थानांतरण कब तक होगा, एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु को तब तक स्थानांतरण होगा जब तक दोनों का क्या समान नहीं हो जाए, दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश कब तक स्थानांतरित होता है, जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाए। ये विभव नाम की चीज क्या है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम थोड़ा सा जस्ट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे और हम प्रेरणा वृद्धि करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है, ओके, थैंक यू।